हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब कोई अच्छा होगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो दे दिया है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं नहीं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि आज कैसे क्या प्रोसेस है हमारा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे हम यहाँ पे करेंगे। मैं कोई यहाँ पे लेक्चर पढ़ा नहीं रहा हूँ, पहले बात बता देता हूँ। हम कोचिंग्स पढ़ते हैं हम, तो इस टाइप का यहाँ पे जो भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं वो यहाँ पे आके बस स्टडी करना हमारा काम रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जैसे कि मैंने कहीं कुछ फीस देकर कहीं कुछ पढ़ रहा हूँ, तो अगर वहाँ से जो कुछ पढ़ लिया है, तो अगर फिर मुझे घर पे आकर रिवीजन करना है, उसके बारे में और पढ़ना और समझना है, तो क्यों ना एक कैमरे के थ्रू पढ़ा जाए, ताकि जो लोग इसके साथ हेल्प ले सकते हैं वो ले। तो बस सिंपल से इतना सा ही फंडा है। अगर आपको इसके साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े। तो क्या मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, लोग कुछ पढ़ाई को भी तो महत्व देते हैं। आप मेरे साथ भी अपना नोट्स अलग से बना सकते हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो एक जैसे कि मेरे सामने जो जो पढ़ाया गया, तो उसका मैंने नोट्स अपने लैपटॉप में लिखा हुआ है, तो वो लैपटॉप के सामने स्क्रीन पे जो मैं उस नोट्स को एक बार यहाँ पे अपना रिवीजन करता जाऊँगा। तो ये तो छोटा सा इंट्रो, ये एक सेल्फ स्टडी चैनल है। मैं चाहता हूँ कहीं मैंने 1 लाख रुपये दिया है, 2 लाख रुपये दिया है भाई, साल का या 6 महीने का, तो वो कंटेंट आपको मिल जाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते शुरू करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जस्ट अ सेकेंड, इसको निकाल देते हैं। हाँ, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आज हमने जिस बारे में पढ़ा है, बैकग्राउंड है उसका, मतलब उसका चीज़ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ, और एक चीज़ और बताते हैं, ये यूपीएससी 2025 की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम है वहाँ तक अच्छे से प्रिपरेशन करके जाने का। देखिए वैसे तो यूपीएससी कोई ठीक नहीं है, क्लियर होगा कि नहीं, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन करके जाना है। तो जैसे सबको पता है, यहाँ तक तो हर किसी को रूल पता होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2 पार्ट है। पहला होता है कंपनी रूल। पहला क्या है? कंपनी रूल है, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1773 से लेकर 1858 तक चलता है। और दूसरा बताया गया था हमको कि एक क्राउन रूल होता है। एक क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं आज। इस पार्ट को कंप्लीट करने का क्या था कि पहले कंपनी रूल आती है। कंपनी रूल में पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहला एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि आखिर इसमें हुआ क्या था। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। पहला ये हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, BG, ये BG का मतलब आप समझ जाइए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो क्या करने लगी थी? कंट्रोल करने लगी थी और रेगुलेट करने लगी थी। क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम रेगुलेट करने लगी थी और कंट्रोल करने यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि ये आए थे 1600 में, और 1773 मतलब इनको 173 इतने साल लग गए ये काम शुरू करने में। कोई बात नहीं। दूसरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों कामों को इन्होंने अलग कर दिया यहाँ से। दूसरा यहाँ पे इन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये भी मान लेते हैं। और कुछ फीचर्स भी जान लेते हैं। इसका फीचर्स के बारे में आज क्या क्या बताया गया हमको। तो फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसको थोड़ा अलग पेन से कर लेते हैं हम, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो फीचर ऑफ रेगुलेटिंग 1773, इसमें पहला फीचर्स में जो दिखाया गया है कि हाँ, सबको पता है, गवर्नर ऑफ बंगाल को सिंपली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मतलब एक जनरल टर्म ऐड कर दिया गया। ओके, ये भी हो गया। और यहाँ पे एक और फीचर दिख रहा है कि द फर्स्ट, हाँ, अब जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये भाई साहब अपने पहले गवर्नर जनरल बने, कहे कि यार अब पीढ़ी हमारे से स्टार्ट होगी। दूसरा, उस समय 3 इंपॉर्टेंट प्लेस माने जाते थे। तो जैसे पहले एक था बंगाल, फिर एक था बॉम्बे और एक था मद्रास। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जगह था। तो बंगाल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया, इसलिए यहाँ के गवर्नर को जनरल बना दिया गया। और ये जो बॉम्बे और मद्रास थे ना, इन दोनों को ऐसा कहा गया कि भाई अब आप इसके अंडर में काम करोगे, ये आपसे रिपोर्ट लेगा, ये हम आपसे रिपोर्ट लेकर हमको सेंड करेगा, ऐसा बोला गया। तो बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट हो गए। दूसरा, और इसमें एक इम्पोर्टेंट काम किया गया, 1774 में ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। मतलब ये 1773 में शुरू हुआ है, 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया।
ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट काम किया गया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट काम 1773 में कहा गया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ये भाई किस लिए, ये समझ लीजिए एक पोस्टमैन का काम करता था उस समय, तो पोस्टमैन का काम करता था। पोस्टमैन मतलब रिपोर्ट सेंड करना, जो आजकल का जीमेल कर रहा है वैसा लगता है कि वैसा ही करता था। ठीक है, रिपोर्ट किसके बारे में होगा, मिलिट्री के रिलेटेड, मिलिट्री के क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, और सिविल रिलेटेड मैटर जो भी होते थे। और एक चीज़ था, और एक चीज़ में दिया गया है रेवेन्यू, कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू कमा रही है, कितना रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सब के रिलेटेड दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1773 के बाद एक अमेंडिंग एक्ट आया, इसको भी बदल लेते हैं। ओके, यहाँ पे हटा देते हैं। एक अमेंडिंग एक्ट आया, जस्ट अ सेकेंड। तो एक अमेंडिंग एक्ट आया था, अमेंडिंग एक्ट, हाँ एक बार रुक जाइए, स्क्रीन पर ला देते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक अमेंडिंग एक्ट आया, आई होप कि सब सही चल रहा होगा। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए रुकना पड़ा था। ये यहाँ पे सही है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो एक अमेंडिंग एक्ट आया। ये अमेंडिंग एक्ट ऐसा बताया गया 1781 में आया ये अमेंडिंग एक्ट, राइट। इस अमेंडिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि जो पहले कुछ गलतियाँ हुई थी उसको सही करने के लिए, क्या क्या सही करना था वो बता देते हैं। क्योंकि सबको पता है कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट बना था पिछले वाले एक्ट में 1774 में। जब कोई सुप्रीम कोर्ट बनेगा, इसमें बता देता हूँ, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे इसके अंदर, तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में। तो जब कोई कानून को आप प्रोसेस करने वाला बनेगा तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा ही, तो इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रूल के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, सर्वेंट, आगे सर्वेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो भी इसके सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस के अंदर नहीं आएंगे। कि कोई बात नहीं, और कुछ आपको करके कि हाँ, एक, क्योंकि ये ब्रिटिश का काम क्या था, हमारे यहाँ से पैसे लूट के ले जाना कैसे भी करके, तो ये जो रेवेन्यू मैटर है ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे एक और बोला कि यहाँ लोग बोलते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसा नोटिस किया कि कम्युनिस्ट 1909 में, वो हम आगे देख लेंगे कि कम्युनिस्ट लोग कब से शुरू होता है, कि 1909 में शुरू होता है, लेकिन मुझे यहाँ से ही नोटिस हो रहा है कि इसमें बताया गया कि मुस्लिम जो लॉ है ना, मुस्लिम लॉ और एक हिंदू लॉ, ये यहाँ पे डिवाइड हो गया कि मोमेडियंस को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे और हिंदूज़ को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये पता चलता है। और कुछ हाँ, दूसरा इसमें 1781 में ये हुआ कि प्रोविंशियल, मतलब जैसे कि आज कोई स्टेट जिसे कहते हैं, उस समय प्रोविंस कहा जाता था, उस समय प्रोविंस कहते थे। जो भी इस प्रोविंस का जो भी मैटर होगा ना, वो कौन देखेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेगा। तो इसको पावर कर दिया गया, इसको ज्यूरिसडिक्शन का भी पावर दिया गया कि ले भाई, तू ही यहाँ का देवी देवता है। ओके, तो ये था छोटा सा 1781 का इंट्रो। अब चलते हैं 1773 में क्या क्या हुआ वो जान लेते हैं जल्दी से। तो 1784 आया था नया एक्ट, ठीक है। तो पीट्स इंडिया एक्ट, पीट, साला मेरे को मिल जाता तो उसी समय पीट देता इसको। 1784 आया। 1784 में क्या हुआ, इस समय एक नया चीज़ किया गया। इस समय यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेरे नोट्स में, तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग कर दिया गया। चल भाई, 1784 में कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया। दूसरा क्या काम तूने अच्छा किया भाई, यहाँ पे डबल गवर्नमेंट शुरू हो गई। तो 1784 में ही डबल गवर्नमेंट शुरू हुई थी। तो डबल गवर्नमेंट कैसे शुरू हुई ये देख लेते हैं। तो एक नया बॉडी बनाया गया, सबको पता होगा यहाँ तक, लेकिन पता है, लेकिन वो पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रोसेस है जानना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया गया। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पे ये क्या देखेगा भाई तू, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, हाँ भाई दिख रहा है ना साफ साफ। हाँ, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो देखेगा, क्या लिखा है, हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर देखेगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल मैटर बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले बनाया गया था 1773 में, ये देखेगा कॉमर्शियल वाले जितने भी चीज़ है ये। ओके, तो यहाँ से डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट रखें, हाँ,
1784 में ही, ये याद रखिएगा, पहली बार ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, मतलब अब अच्छे से ब्रिटिश वाले अंदर घुस गए हैं इंडिया में, अब धमाल मचाएंगे। तो वहाँ 100-150 साल से क्या कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे ऐसा है। ओके ओके, अब नया 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 कुछ एक्ट ऑफ 1786 भी आ जाता है। ठीक है, इसमें अब नया एक्ट आता है, थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, चलो ये वाला रखते हैं। तो एक्ट ऑफ 1786 आ जाता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जाता है नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जाता है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के बच्चों की तरह दो डिमांड है। अभी इसने बच्चों की तरह दो डिमांड क्या रखा कि जो भी काउंसिल बना हुआ है, अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो मैं उसे ओवरराइड कर सकता हूँ, मतलब मैं उनका नाम मान के खुद का लॉ चला सकता हूँ। और कहा कि ठीक है भाई, दूसरा और क्या लो, और तुम्हारी डिमांड क्या है, तो ये बोला कि भाई मैं कमांडर इन चीफ रहना चाहता हूँ, कमांडर इन चीफ रहना चाहता हूँ। ये दो डिमांड थी, और ये दोनों डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट मान जाती है और इसको आगे करती है। तो फिर एक नया एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1793। तो इसमें पहला ही पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है लेक्चर के नोट से, कि जो ये ओवरराइड वाला पावर है ना, ओवरराइड वाला पावर 1793 में इसको और एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंड कर दिया जाता है कि अब जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे सबके ऊपर ये लागू होगा, ऐसा कहा जाता है फ्यूचर में जितने भी बनेंगे। और दूसरा इसमें ठीक है, जो अपने दो बच्चे बन गए थे, ये अपने बम्बे और मद्रास जो सबऑर्डिनेट हो गए थे, इनको रेगुलेट करने के लिए और भी ज़्यादा पावर दे दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मतलब इस समय इसकी पावर ज़्यादा बढ़ रही है 1793 की। और एक चीज़ किया जाता है, ये भाई साहब को दिखता है कि भाई कंपनी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रही है, तो 20 साल के लिए जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो भाई एक्सटेंड कर दिया जाता है कि लो भाई तुम 20 साल और राज करो और लूटो। ओके, दूसरा दूसरा नहीं, मतलब चौथा, यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ, जो गवर्नर जनरल ही रहेगा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था कमांडर इन चीफ, उसको कहा गया कि भाई साहब आप काउंसिल के मेंबर नहीं हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, मैंने यहाँ पे ऐसा नोटिस किया, आप भी कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि आप क्या नोटिस कर रहे हो, कि कमांडर इन चीफ को काउंसिल के मेंबर से निकाल दिया गया। अभी मैं आपको एक और आगे वाला पॉइंट बताऊँगा, आगे वाला पॉइंट। हाँ, तो अब इसमें ऐसा था कि काउंसिल ऑफ मैटर जब कोई गुनाह करेगा तो वो इस पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये जो भी करेगा वो इस पर लागू होगा, मतलब ये फ्री में जो चाहे वो कर सकता है। दूसरा क्या करा गया। हाँ, पांचवा पॉइंट इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था ना, और उनके स्टाफ, भाई अब इनके खर्चे तो होंगे ही, तो ये खर्चे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी? नहीं, तुम जो इंडियन रेवेन्यू से कमाओगे, तो अब भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना था, जो तुम इंडियन रेवेन्यू से कमाओगे वही तुम पाओगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला। ओके, तो इंडियन रेवेन्यू से इनकी सैलरी जाएगी। ओके, मतलब हम ही को लूटो और हम ही से खाओ, कोई बात नहीं, खाते रहो, एक दिन तुम्हारा दिन आएगा। ओके, अब आया नया एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, इस समय क्या किया जाता है, तो 20 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था, तो 20 साल यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे एबोलिश कर दिया जाता है। एबोलिश कौन सा? मोनोपोली को एबोलिश किया जाता है। किसकी मोनोपोली? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली। सिर्फ दो चीज़ रह जाती है, क्या दो चीज़ रह जाती है कि आप टी और ट्रेड विथ चाइना, इन दो पे सिर्फ मोनोपोली आपकी रहेगी, बाकी और किसी चीज़ पे आपकी मोनोपोली नहीं रहेगी। क्यों? और भी जो भी ब्रिटिश के प्राइवेट कंपनी से वो भी आएंगे और यहाँ पे अपना धंधा करेंगे, वो भी लूटेंगे। तुम क्यों लूटोगे केवल? हाँ, ठेका ले रखा है। चलो भाई, ये भी पता चल गया यहाँ से। दो और क्या पॉइंट है, और हाँ, एक और पॉइंट था कि यहाँ पे ही क्रिश्चियन 1813 में ही क्रिश्चियन की मिशनरीज, मतलब वहाँ के जो साधु थे, जो अपनी भाषा में बोला जाए तो वहाँ के जो साधु संत से, उनको इंडिया में भेजा गया टू स्प्रेड रिलीजन। जाओ भाई अपना धर्म शुरू करो वहाँ पे। ओके, मतलब 200 साल बाद इनको जगह कि चलो अब वहाँ पे धर्म फैलाना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, और यहाँ पे तो मतलब 1813 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है।
यहाँ पे ही वेस्टर्न एजुकेशन भी शुरू हुआ, यहाँ पे ही वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो भी स्टार्ट हो गया, और यहाँ से ही लोकल गवर्नमेंट भी शुरू हो गया। लोकल गवर्नमेंट को भाई कहा गया कि भाई तुम टैक्स इम्पोज करो, तुम टैक्स इम्पोज ही नहीं, अगर कोई टैक्स ना दे तो तुम पनिश भी कर सकते हो, मतलब हमारा ही पैसा लोगे और हम अपना पैसा ना दे तो तुम हमें ही ठोकोगे, कोई बात नहीं, नंबर तुम्हारा भी आएगा। चलो ये एक पेज ख़त्म, अब दूसरा शुरू करते हैं। फिर आता है हाँ 1833, तो आया चार्टर एक्ट, भाई पहले साइड पे रहा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट ही है कि ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। ये कहा गया है ये फाइनल स्टेप है किस चीज़ का, सेंट्रलाइजेशन का। यहाँ पे सब कुछ सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। ओके, और कुछ और हाँ, अभी तक बंगाल का इम्पोर्टेंट था, अब इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फैल गए थे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ये लोग बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जब कुछ बदलता है तो एक फर्स्ट कोई बनता है, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भाई कौन था, नाम दिख जा, आपको नाम पता है, पता ही होगा भाई लोग। तो पहला गवर्नर जनरल जो बना वो बना लॉर्ड विलियम हेस्टिंग। तो पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम हेस्टिंग। ठीक है भाई, तू बन जा, अब तू लूटेगा। तो और क्या क्या, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने दो बिछड़े भाई रह गए थे, बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों को एक लेजिस्लेटिव पावर मिल गया। तो क्या मिला इन लोगों को, एक लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे इनको दे दिया गया कि लो भाई अब तुम भी अपना अपना कुछ कानून बना सकते हो। और यहाँ पे कहा जाने लगा कि अभी तक जो एक्ट कहा जाता था अब रेगुलेशन कहा जाएगा, अब तक जो एक्ट कहा जाता था वो अब रेगुलेशंस कहे जाएंगे, ऐसा कुछ बनाया गया। और हाँ 1833 में ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ कि यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा कि तुमने बहुत पैसा कमा लिया, अब तुम्हें पैसा कमाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो कमर्शियल जो फंक्शन था वो इनका एंड हो गया। तो कमर्शियल फंक्शन का यहाँ पे एंड हो जाता है। अब आता है 1853। 1853 के बारे में जान लेते हैं। ये पेन चलेगा कैसा देख लेते हैं। चलो ये भी सही चल रहा है। हाँ, तो अब बनता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके 1853। यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं केवल।